दोस्तों 11 अगस्त 2023 का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक गोल्डन डे के रूप में याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि 11 अगस्त को दो ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं जो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आपका भरपूर मनोरंजन करेगी जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काफी जरूरी है, और दूसरी आपको ये शिक्षा देगी जो आपको शायद नहीं मिली लेकिन आज की तारीख में जरूरी है कि आप अपने बच्चों को वो शिक्षा दें और स्वयं भी लें। दोनों फिल्में हैं गदर 2 और OMG 2। गदर 2 का रिव्यू मैं कल आपको दे चुका हूं, तो आज बात करते हैं OMG 2 के बारे में, जो है सेक्स एजुकेशन के बारे में। सेक्स एक ऐसा शब्द है कि जिसे पब्लिक में बोलने पर या तो हम और आप कभी सकपका जाते हैं या इस पर खुलकर बात नहीं करना चाहते। सेक्स एजुकेशन की बात खुलकर करने में कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज में असहजता महसूस की जाती है, और इसी से पर्दा उठाती नजर आती है यह फिल्म OMG 2। तो रिव्यू से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि OMG 2 अक्षय कुमार की फिल्म नहीं है। इस फिल्म में उनका जो रोल है उसे आप एक एक्सटेंडेड गेस्ट अपीयरेंस कह सकते हैं। यह फिल्म पूरी तरह से है राइटर डायरेक्टर अमित राय की। अगर फिर भी आप एक्टर्स को क्रेडिट देना चाहते हैं तो यह है पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम और फिल्म के बाकी सभी कलाकार। अब यहां मैं अक्षय कुमार का क्रेडिट छीन नहीं रहा, बस इतना कह रहा हूं कि यहां अक्षय कुमार नाम के ब्रांड का पूरी तरह इस्तेमाल किया गया है लोगों को थिएटर तक लाने के लिए, शायद अक्षय कुमार की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों पर विराम लगाने के लिए भी। दोस्तों कहानी शुरू होती है महाकाल की नगरी में, यानी कि उज्जैन में। हालांकि उज्जैन का नाम फिल्म में हटा दिया गया है, यूज नहीं किया गया है सेंसर बोर्ड के आदेशों के कारण। कांतिलाल मुद्गल यानी पंकज त्रिपाठी की उसी शहर में दुकान है, वो शिव को अपना आराध्य मानते हैं और अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहां सुखी जीवन बिता रहे हैं। यहां नोट करने वाली बात यह है कि पंकज त्रिपाठी का बेटा विवेक और उनकी बेटी दमयंती अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। विवेक शहर के सबसे बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, वहीं दमयंती एक सामान्य स्कूल में पढ़ती है। एक दिन उसी स्कूल से बुलावा आता है। स्कूल वाले कहते हैं पंकज को कि आपके बेटे ने स्कूल के अंदर एक शर्मनाक और अश्लील हरकत की है और उसे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाता है। बेटे ने जो भी किया उसका पूरा वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाता है। अब कांति और उसके परिवार को पूरे समाज की घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। बेटे के सम्मान के लिए और सच को सामने लाने के लिए कांति पहुंचता है कोर्ट के दरवाजे पर। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि कोर्ट में कांति उन सभी लोगों पर तो केस करता ही है जिनकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई, लेकिन वो स्वयं अपने आप पर भी केस करता है कि वो ये संदेश दे सके कि उसके बेटे ने जो हरकत की है, अगर वो अपने बेटे को उस चीज की शिक्षा दे देता तो शायद वो ये नहीं करता। तो कांति यहां पे अपनी गलती भी मानता है। आगे पूरी लगभग 2.5 घंटे की फिल्म में कई दकियानुसी मानसिकताओं से छिप छिपकर होने वाली जरूरी बातों से कांति का सामना होता है। इसी समाज से लड़ने के लिए कांति को रास्ता दिखाने के लिए आते हैं भगवान शिव के दूत के रूप में अक्षय कुमार। हालांकि पहले वो भगवान शिव बने हुए थे, लेकिन सेंसर बोर्ड की आपत्ति के कारण उन्हें अब भगवान शिव के दूत के रूप में पेश किया गया है। जब कांति मुश्किल में पड़ता है, कुछ ना कुछ इशारे से वो उसे रास्ता दिखाई देते हैं। OMG 2 ने अक्षय कुमार की स्टार पावर को बहुत स्मार्ट तरीके से यूज किया है। फिल्म एक सेंसिबल सब्जेक्ट पे बनी हुई है, लोगों तक ये जरूर पहुंचनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। इस मकसद से शायद अक्षय कुमार को उसमें फिर से लिया गया। उस चेहरे की परछाई में असली हीरो जो है वो है फिल्म की कहानी और ये टॉपिक, जो बहुत संवेदनशीलता के साथ ये फिल्म हैंडल करती है। किसी भी पॉइंट पर अक्षय कुमार कहानी पे भारी पड़ते हुए नहीं दिखते हैं, वो कहानी का हिस्सा होते हैं और कहानी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उसी रफ्तार से ही बाकी किरदार भी आगे बढ़ते हैं। अक्षय के कैरेक्टर को कहीं भी गैर जरूरी ढंग से नहीं दिया गया, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। उसमें सीन्स में वो काफी ज्यादा मजेदार लगते हैं। सीरियस सीन्स में उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत शानदार है। जहां दुनिया एक तरफ भयंकर तरक्की कर रही है, लगभग हर मुद्दे पर दुनिया में खुलकर बात हो रही है, हमारे भारत में भी, लेकिन इधर हम सबसे प्राइवेट और सबसे इंटीमेट टॉपिक पे बात करने में सकपका जाते हैं। महिलाओं के पल्लू मुंह में दब जाते हैं, पुरुष आंखें फेरने लगते हैं, कान हाथ पर रख दिए जाते हैं। सेक्स शब्द सुनने पर हमारा सार्वजनिक रिएक्शन यही बन गया है। सेक्स सुनने पर जब यह हाल है तो उसकी एजुकेशन पर कहां ही बात कर पाएगा कोई। तो फिल्म में एक लाइन बोली गई है कि हर इंसान के पैदा होने से लेकर उसकी डेथ तक हर जगह सेक्स का रोल है, फिर भी हम इसके प्रति जागरूकता नहीं रखना चाहते। हमारे जेनिटल्स को प्राइवेट पार्ट कहकर उनकी जानकारी भी प्राइवेट रखी जाती है। फिल्म ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पे बहुत खुलकर बात करती है। ऐसा तो और भी फिल्मों में देखा जा चुका है, लेकिन OMG 2 में ऐसा नया और अलग क्या है? तो OMG 2 सेक्स एजुकेशन पर ज्ञान पेल के आगे नहीं बढ़ती हुई है, ये ना ही किसी पॉइंट पर ज्यादा दबाव देकर उसे साबित करने की कोशिश करती है, ना ही अपने इस सेंसिटिव सब्जेक्ट को हंसी मजाक का पात्र बनने देती है। वो उसकी गंभीरता को पूरी तरह से समझकर यह फिल्म आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि फिल्म में ह्यूमर नहीं है, ह्यूमर भी बहुत सारा है और वो सही जगह पे सही समय पे लैंड करता है। कोर्ट वाले सीन में जैसे पंकज त्रिपाठी अंग्रेजी नहीं समझ पाते, लेकिन उनके बहुत सारे जोक्स हैं जो फिल्म के मैसेज को हल्का नहीं पड़ने देते हैं। शुरुआती होती है सेक्स से जुड़े हुए सोशल थॉट से कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, इस टाइप की बातें। अब ये बातें एक उम्र के बाद भले ही मजाक लगने लगे, लेकिन लाइफ के एक दौर में ये सभी बातें हैं जिसने हम सभी को डराया है। फिर चाहे ऐसी बातें हमें ट्यूशन में, कोचिंग में देखने मिले, स्कूल में सुनने मिले, या किसी सीनियर ने बता दी या किसी और ने बता दी, इससे हमारे अंदर इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि मैं सही इंसान नहीं हूं, मेरे में कुछ कमी है। तो फिल्म ऐसे सभी पॉइंट्स पे खुल के बात करती नजर आ रही है। अब फिल्म में वैसे तो कुछ कमी नहीं है, कुछ खामियां नहीं है, लेकिन भाई अपन तो रिव्यू कर रहे हैं ना, तो एक दो खामियां तो निकालनी पड़ेगी। जैसे क्लाइमैक्स में काफी हद तक आपको OMG पार्ट 1 दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल इसमें घटनाएं वैसी ही होती हैं आखिरी में जैसा OMG 1 में हुई थी, बस थोड़ा नए तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा जो क्लाइमैक्स है काफी थोड़ा हल्का लगा मुझे, इसे और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था, क्योंकि कहानी जो है बहुत हाई पॉइंट पे आके एकदम से बिल्कुल शांत होकर खत्म हो गई।
लेकिन वो इतनी बड़ी कमी बनकर भी नहीं उभरती है कि फिल्म को जो है हम रिजेक्ट कर दें। सब्जेक्ट के बाद अब बात करें एक्टिंग की सबके, तो कांति बने हुए पंकज त्रिपाठी ने कैरेक्टर के एक्सेंट को बहुत जोरदार तरीके से पकड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी मासूमियत को भी बहुत ज्यादा समझा है। जो आदमी अपने पहले मिथकों, अपने पूर्वाग्रहों से लड़ता है, अपनी दुनिया का सामना करता है, पंकज त्रिपाठी ने अपने किरदार को हमेशा फ्रेश रखा है, बासी नहीं होने दिया है। कहानी में मजा तभी आता है जब हीरो को बराबर की टक्कर मिलती है। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी ने उज्जैन की लोकल लैंग्वेज को भी बहुत अच्छे से पकड़ा है, जो एक काबिले तारीफ बात है यहां पर। अब यामी गौतम ने इसमें कामिनी का कैरेक्टर प्ले किया है, जो उनके विरुद्ध केस लड़ती हैं, वकील हैं, और कांति के सामने वो केस लड़ रही हैं। यामी गौतम ने अपने कैरेक्टर को ऐसे कैरी किया है कि जैसे वो कमरे में एंट्री ले और हर कोई रुक के उनकी बात सुनेगा। और कामिनी के रूप में यामी गौतम वो सारे तर्क देती हैं जो हमारे मन के अंदर धसे हुए हैं, बस कोई जज ना कर ले इस डर से हम बोल नहीं पाते। तो हम में से मैक्सिमम लोगों को यही सही लगते हैं। तो यामी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा मजबूत है, इस पूरे कैरेक्टर में बहुत कॉन्फिडेंट दिखती है। तो ओएमजी में यहाँ कामिनी का कैरेक्टर जो है एक सोच को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेक्स जैसे टॉपिक को सिर्फ पर्दे में ही ढके रहने देना चाहती है। और इस फिल्म ने यह भी बताया कि पितृ सत्ता का असर सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं हो रहा है, यह महिलाओं पर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा फिल्म में जो है पवन मल्होत्रा जज का रोल प्ले कर रहे हैं, और पवन मल्होत्रा कहीं ना कहीं आपको जॉली एलएलबी वाले जो जज हैं सौरभ शुक्ला, उनका टच जरूर देते हैं। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी के बेटे के रूप में जो कलाकार है, उन्होंने भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। और फिल्म की जितनी पूरी स्टार कास्ट है, सबने अपने किरदार के साथ न्याय किया है, कहीं कोई कमी मुझे नजर नहीं आई। और इस फिल्म में हम सबके प्रिय प्रभु श्री राम का किरदार रामायण में निभाने वाले अरुण गोविल जी भी बहुत लंबे समय बाद हमें स्क्रीन पर दिखते हैं, जो एक काफी अच्छा लगा, मन को सुकून मिला। और फिल्म का म्यूजिक भी बहुत शानदार है। इसके दो गाने जो हैं, हर हर महादेव और ऊंची ऊंची वादी, ये जो है आप हॉल से निकलने के बाद भी गुनगुनाते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगले पूरा म्यूजिक जो है फिल्म को साथ साथ लेकर चलता है, और ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी कोई गाना जानबूझ के डाला गया है। अब भैया ओएमजी 2 जो है गदर 2 के साथ क्लैश तो हुई है। दोनों ही फिल्मों का जो टॉपिक है वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। बस एक बात इसमें कॉमन है, दोनों ही फिल्मों को आपको पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ओएमजी 2 देखने के लिए दिमाग का खुला होना बहुत जरूरी है। और दिमाग तब खुलेगा जब आप गदर 2 जैसी मनोरंजक फिल्म देखेंगे और दिमाग आपका खुश हो जाएगा, तभी आपको ओएमजी 2 में जो बताया गया है वो समझ में आएगा। और हाँ, एक बात और, ओएमजी 2 में गदर 2 का एक बहुत मजेदार रेफरेंस दिया गया है, जो ये फिल्म देख के आपको पता चलेगा। अब ये जानबूझ के किया गया है या ऐसे ही किया गया है, ऐसे ही कर दिया है, ये तो फिल्म बनाने वाले बता सकते हैं, लेकिन वो कमाल लगता है भाई। तो आप दोनों फिल्में कब देखने जाने वाले हैं, हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी और रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।